हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्टूडेंट, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है माध्यमिक शिक्षा मंडल के, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हल कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक 2010, 11, 12 और 13 ऐसे 4 क्वेश्चन पेपर के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो किए हैं। बच्चों, आज की क्लास में हम 2014 का जो पेपर है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास आप सभी का वेलकम है। बच्चों देखिए, सबसे पहले विकल्प दिया गया है, मतलब एक शब्द में उत्तर देना है हमें इसका। 5 प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहते हैं जो कि 32 नंबर के आने वाले हैं, और ये 32 नंबर हम ले आते हैं, इसका मतलब कि हम श्योर हो जाते हैं कि हम उसमें पास हो गए हैं। उसके बाद जो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, वो तो हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये 32 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव है, ये बहुत एक हमारी हम जो बिजनेस पढ़ते हैं ना, उस जिसमें प्रबंध पढ़ते हैं, वो एक प्लानिंग का हिस्सा है कि आप यदि 32 नंबर कर लेते हो, इसका मतलब कि आप आगे बहुत लंबी रेस में जाने वाले हो। देखिए, पहला तो कोर्स के बाहर है, दूसरा है पूंजी खाता, जिसका अंतिम शेष प्रतिवर्ष बदलता रहता है। भाई, साझेदारी के मूल तत्व में हम साझेदारों का पूंजी खाता बनाते हैं। वो 2 पद्धति से बनाया जाता है, स्थायी किस्त पद्धति और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। स्थायी स्थायी पूंजी पद्धति में हम 2 प्रकार के खाते बनाते हैं, साझेदारों का पूंजी खाता और साझेदारों का चालू खाता। और एक दूसरा परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में केवल साझेदारों का पूंजी खाता बनता है। क्यों? क्योंकि उसमें साझेदारों की पूंजी प्रतिवर्ष बदलती रहती है। तो यहाँ वही पूछा गया है कि वो पूंजी खाता कौन सा है जिसका अंतिम शेष प्रतिवर्ष बदलता रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं परिवर्तनशील पूंजी खाता। परिवर्तनशील पूंजी खाता, जिसका पूंजी खाता जिस पूंजी खाते का शेष हमेशा बदलता रहता है। सामान्य लाभ क्या है? जब हम ख्याति की गणना करते हैं, तो ख्याति की गणना करने के लिए एक सामान्य लाभ रहता है, एक औसत लाभ रहता है। औसत लाभ में से सामान्य लाभ घटाते हैं तो अधिलाभ आ जाता है। अब औसत लाभ मतलब वास्तविक लाभ। कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि औसत लाभ क्या है और वास्तविक लाभ क्या है। तो बच्चों, वास्तविक लाभ जो होता है, जो एवरी ईयर व्यापारी के द्वारा कमाया जाता है, वही उनका औसत लाभ माना जाता है। ठीक है, तो औसत लाभ या वास्तविक लाभ, ठीक है, ये दोनों का मतलब एक होता है, आप उसमें कंफ्यूज ना हो। अब दूसरा होता है सामान्य लाभ। सामान्य लाभ का मतलब ये होता है कि व्यापारी जो उस प्रकार का व्यापार करने वाले जितने भी व्यापारी हैं, उनके द्वारा उस व्यापार में जो पूंजी लगाई जाती है, उसके ऊपर एक सामान्य लाभ की दर क्या है। जैसे मान लो एक किराना व्यापारी, आपके गांव में एक किराना दुकान है, तो 10 दुकानें हैं किराना दुकान, 1 लाख रुपए किसी ने पूंजी लगाई, तो उस पर उसको सामान्य रूप से कितना लाभ होने वाला है? तो हम 10% मान ले, तो 1 लाख का 10% मतलब 10,000। तो सभी दुकानदारों को 10,000 का लाभ तो हो गई, लेकिन किसी को ज़्यादा 10,000 से 15,000 मिल रहा है, तो उसका मतलब कि उसकी दुकान रोड पर हो सकती है, उसकी दुकान कोई ऐसी लोकेशन पर है जहाँ पर कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं। तो 10,000 तो सामान्य रूप से सबको लाभ होने वाला है, लेकिन उसके ऊपर जो लाभ होगा वो उनका अधिलाभ होता है, या फिर वो ख्याति होती है। तो यहाँ पर सामान्य लाभ का मतलब कि एक व्यापार में एक सामान्य लाभ की दर क्या होती है? तो व्यापार में जो विनियोजित पूंजी पर जो अर्जित लाभ होता है, सामान्य लाभ की जो दर होती है, उससे जो अर्जित लाभ है वही क्या कहलाता है? वह कहलाता है सामान्य लाभ। तो फर्म में विनियोजित पूंजी, आपने 1 लाख रुपए की जो पूंजी लगाई है, उस पर एक सामान्य दर से आपने जो लाभ अर्जित किया है वह कहलाता है सामान्य लाभ। तो विनियोजित पूंजी, आप इसको कैसा लिखेंगे? विनियोजित पूंजी मतलब आपने व्यापार में 1 लाख रुपए लगाया, तो विनियोजित पूंजी पर सामान्य लाभ की दर से अर्जित लाभ, आपने सामान्य लाभ की दर से जो लाभ कमाया है वो आपका कहलाएगा सामान्य लाभ। ठीक है, फिर है पुराने और नए अनुपात का अंतर क्या है? तो पुराना ज्यादा है और नया कम है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या हो गया? त्याग आ गया। तो हम क्या बोलेंगे? त्याग अनुपात बोलेंगे, पुराना माइनस नया। फिर है समय के समाप्त हो जाने पर साझेदारी का विघटन कहलाता है। भाई, साझेदारी के विघटन की 5 विधियां हैं। ठीक है, अब उसमें से
कि समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया, कार्य समाप्त हो गया, ठीक है। तो समय का समाप्त होना, कार्य का समाप्त होना, ये क्या है, एक प्रकार का संयोग द्वारा समापन है। तो हम क्या बोलेंगे कि संयोग द्वारा समापन, इसको संयोग द्वारा समापन। 5 विधियों में से ये एक विधि है संयोग के द्वारा समापन। क्लियर? चलिए आगे बढ़े हम। ये थे हमारे एक वाक्य। अब हम चलेंगे सही जोड़ी की तरफ। तो सही जोड़ी में दिया गया है गोदाम का किराया कोर्स के बाहर है, संचिति की राशि का भाग। तो जब कोई साझेदार प्रवेश करता है, नया साझेदार प्रवेश करता है फर्म में, या फिर कोई पुराना साझेदार फर्म से निवृत्त होता है, तो पुराना जो बचाया हुआ लाभ जो संचय रहता है, सामान्य संचय जिसको बोलते हैं चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, वो उन पुराने साझेदारों में बांटना पड़ता है। तो वो सभी को मिलेगा, मतलब जितने भी साझेदार हैं। तो जब नया साझेदार प्रवेश करेगा तब पुराने साझेदारों को मिलेगा, और जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करेगा तो सभी साझेदारों में बांटा जाएगा। तो संचिति की राशि का भाग तृतीय पक्ष, शोध ऋण पत्र, मृत साझेदार का उत्तराधिकारी। तो यहाँ पर क्या आएगा, मृत साझेदार का उत्तराधिकारी को मिलेगा। विघटन के पश्चात प्रथम भुगतान किसको किया जाएगा, जब फर्म का विघटन होगा। विघटन पर हम संपत्तियों से वसूली करेंगे और दायित्वों का भुगतान करेंगे। तो कौन से दायित्वों का सबसे पहले भुगतान किया जाएगा, तो जो बाहर के लोग हैं, तृतीय पक्ष, मतलब बाह्य दायित्व जो हैं उनका भुगतान किया जाएगा, मतलब तृतीय पक्ष का भुगतान सबसे पहले किया जाएगा। ऋण पत्रों पर प्रीमियम, जब कंपनी के द्वारा ऋण पत्र जारी किए जाते हैं, मान लो एक ऋण पत्र की वैल्यू 100 रुपया है। अब आज की स्थिति में कंपनी की स्थिति अच्छी है, तो कंपनी उसका फायदा उठाती है और 100 रुपए के ऋण पत्र को 110 रुपए के प्रीमियम पर जारी करती है, मतलब 10 रुपए प्रीमियम पर निर्गमन करती है। तो 10 रुपए एक्स्ट्रा कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, और ये बड़ी मात्रा में होगा, और इसलिए ये किस प्रकार का लाभ होगा, ऋण पत्रों पर प्रीमियम, ये पूंजीगत लाभ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये पूंजीगत लाभ कहलाएगा। ठीक है। फिर है एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान। एक निश्चित, आपने ऋण पत्र जारी किए और उनको वादा कर दिया कि भाई आपको 5 साल बाद या 10 साल के बाद आपके ऋण पत्र की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा, आपने वादा कर दिया। तो ये ऋण पत्र किस श्रेणी में आएंगे, ये शोध ऋण पत्र की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया शोध ऋण पत्र। क्लियर? चलिए आगे बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहला, ये कोर्स के बाहर है, दूसरा है आहरण पर ब्याज। तो आहरण पर ब्याज क्या है, तो आहरण साझेदारों के द्वारा फर्म से पैसा जब निकाला जाएगा वो आहरण कहलाता है, और उस आहरण पर उनसे जब ब्याज लिया जाएगा तो ये फर्म की क्या होगी, ये फर्म की आय है। क्लियर? चलिए फिर एक तीसरा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा गणित है, ये हम इसको ऊपर करके देख लेते हैं कि ए और बी दो साझेदार हैं, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 है। अब उन्होंने क्या किया, सी को 1/4 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश दिया। ये एक नया साझेदार आ रहा है और जिसको 1/4 हिस्सा दिया जाएगा। साझेदारी में प्रवेश देते हैं, उनके लाभ विभाजन का अनुपात क्या होगा। तो उनके लाभ विभाजन का अनुपात क्या होगा, तो उसको यदि हम हल करने जाएंगे तो उसको किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए ए और बी, यहीं पर हम करते हैं कि ए और बी ये दो साझेदार, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 3:1। अब उन्होंने एक नया साझेदार बनाया, कौन बनाया, सी, और उसको कितना हिस्सा दिया जा रहा है, 1/4। सी को 1/4 हिस्सा दिया जा रहा है। इसका मतलब फर्म का जो हिस्सा है, फर्म का कुल भाग कितना है, तो फर्म का कुल भाग तो 1 होगा। 1 में से इसको हमने सी को 1/4 दे दिया, तो 1 में से 1/4 हिस्सा जब सी को दे दिया तो कितना बचा, 3/4। अब ये 3/4 हिस्से के ऊपर किसका अधिकार है, ए और बी का। तो ए का हिस्सा कितना होगा, तो 3/4 का 3/4, और इसी प्रकार से बी का हिस्सा कितना होगा, 3/4 का 1/4। तो गुणा में ऊपर ऊपर की संख्याओं का आपस में गुणा हो जाता है, नीचे की संख्याओं का आपस में गुणा हो जाते हैं। 3 3 9, 4 चौक 16, 3 एकम 3 और 4 चौक 16। और सी का हिस्सा कितना है, सी का है 1/4, तो यहाँ भी 16, यहाँ भी 16,
तो 4 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या होगा 4/16। तो हमारे पास नया रेशो क्या आ गया 9, 3 और 4। जब नीचे 16 बराबर हो, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, तो 9:3:4, 9:3:4, ये हमारा नया रेशो आ गया 9:3:4। 9, 3 12 और 4 16, टोटल जोड़ेंगे तो 16 भी आएगा। तो 9, 3, 4 कौन सा है, बी है, और ये हमारा आंसर आ गया। कितनी देर लगी, 2 मिनट का समय लगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। फर्म के विघटन पर, जब फर्म का विघटन होगा मतलब साझेदारी का जो व्यापार है पूरी तरह से बंद किया जा रहा है, संपत्तियों को बेचा जा रहा है, दायित्वों का भुगतान किया जा रहा है, तो फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष, बैंक अधिविकर्ष मतलब आपने बैंक से पैसा लिया हुआ है, तो बैंक एक तृतीय पक्ष बाह्य दायित्व है, तो बैंक अधिविकर्ष खाते को हस्तांतरित किया जाता है। भाई संपत्तियां जितनी भी है उन सारी संपत्तियों को तो हम वसूली खाते में ले जाते हैं, केवल रोकड़ और बैंक को छोड़कर। बाकी दायित्व पक्ष में कौन से दायित्वों को हम वसूली खाते में ले जाएंगे, क्रेडिट पक्ष में जो बाहरी दायित्व है। तो ये जो बैंक का ऋण है या बैंक अधिविकर्ष है ये बाहरी दायित्व है, और इसे भी हम वसूली खाते में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ हमारे से वही पूछा है कि फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष खाते को हस्तांतरित किया जाता है वसूली खाते। फिर है ऋण पत्रों पर ब्याज के भुगतान की अवधि क्या है, मतलब ऋण पत्रों पर ब्याज कब दिया जाता है, तो 6 माह। प्रति 6 माह में ऋण पत्रों के ऊपर ऋण पत्रधारियों को कंपनी के द्वारा क्या दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है। अब हम बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की तरफ। तो रिक्त स्थान में पहला तो कोर्स के बाहर है, दूसरा है साझेदारी फर्म का पंजीयन ऐच्छिक होता है, ये हमें सबको याद हो गया होगा। फर्म का पंजीयन अनिवार्य नहीं है, कैसा होता है, यह ऐच्छिक होता है। फिर है ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है या स्थायी संपत्ति है। पुनर्मूल्यांकन खाता किस प्रकार का खाता है, मैंने आप लोगों को बताया था, लाभ हानि नियोजन खाता, पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाता, ये तीनों किस प्रकार के खाते हैं, ये नाम मात्र के खाते हैं। इनमें जरा सा भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिन ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है, तो जो परिवर्तित हो सकता है वह परिवर्तनशील ऋण पत्र होगा। जो परिवर्तित हो सकता है वह परिवर्तनशील होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़े, हम ट्रू और फॉल्स की तरफ चलते हैं। तो सत्य असत्य में पहला तो कोर्स के बाहर है, दूसरा है साझेदारों के सहमत होने पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। बिल्कुल राइट है, जब साझेदार सहमत होंगे तभी तो एक नया साझेदार प्रवेश करेगा, या फिर उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन होगा। जब लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन होगा तभी ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा। तो सब जब साझेदार सहमत होंगे तभी ख्याति का मूल्यांकन होगा, सही है। फिर है नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए प्रीमियम राशि देने पर उसे पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में उनके त्याग के अनुपात में स्थानांतरित किया जाता है। बिल्कुल, जो नया साझेदार प्रीमियम राशि लाएगा वो कौन लेता है, त्याग करने वाले साझेदार लेते हैं, और उनके त्याग अनुपात में बांट दिया जाता है। ये क्या है, सही है। फिर फर्म के विघटन पर अलिखित संपत्ति से प्राप्त रकम वसूली खाते में दिखाई जाती है। तो जब फर्म का विघटन होता है तब सारी संपत्तियों को बेचा जाता है। अब उस समय कुछ ऐसी संपत्तियां पता चलती है जो कि रिकॉर्ड में ही नहीं है, तो रिकॉर्ड में न होने के बावजूद भी वो संपत्तियों को क्या किया जाएगा, वसूली खाते में दर्शाया जाएगा, उनको वसूली खाते में लिखा जाएगा, उनकी वसूली की जाएगी। बिल्कुल राइट है ये भी। फिर है ऋण पत्र अल्पकालीन ऋण की प्रकृति के होते हैं, ये गलत है। क्यों, क्योंकि ऋण पत्र तो भैया दीर्घकालीन होते हैं, ये कम से कम 10 साल 15 साल 5 साल के लिए जारी किए जाते हैं, और इसलिए ये दीर्घकालीन प्रकृति के होते हैं, अल्पकालीन नहीं होते। अल्पकाल मतलब 1 वर्ष, ठीक है, मध्यकाल मतलब 5 वर्ष, और दीर्घकाल मतलब 5 वर्ष से अधिक के। तो ये अल्पकालीन नहीं होते, ये तो दीर्घकालीन होते हैं, मतलब 5 साल से अधिक के लिए ही जारी किए जाते हैं। और फर्म के विघटन पर यदि अलिखित संपत्ति पता चलती है तो वसूली खाते के क्रेडिट में लिखी जाएगी, अलिखित दायित्व पता चलते हैं तो वसूली खाते के डेबिट पक्ष में लिखे जाएंगे। ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये थे हमारे 2014 में जो बोर्ड परीक्षा का जो पेपर आया था उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हमने किए। ये बार बार जब आप सुनोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। क्यों, कई बार जैसे कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमें तो, मैं याद करता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो क्या है, हम एक बार याद करते हैं उसके बाद में अब उसको देखते नहीं इसलिए भूल जाते हैं।
आप 2 का पहाड़ा कभी भूल सकते हैं क्या? नहीं भूलते। क्यों? उसकी अपेक्षा आप बहुत बड़े हो गए, मतलब आपको वो बहुत छोटा लगता है। तो किसी भी वस्तु को यदि आपको नहीं भूलना है, तो आप बार-बार यदि आप उसको याद करोगे, 1 बार, 2 बार, इतनी बार उसको पढ़ लो, इतनी बार आप उसको सुन लो। याद करने का मतलब याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, आपको उसको पढ़ना है। आप रोज़ यदि पढ़ेंगे, तो आप आपको अपने आप याद हो जाएगा, मतलब वो आप कभी भूलेंगे, ठीक है? और इसीलिए हम 2010 से एवरी ईयर जो बोर्ड परीक्षा के पेपर हैं, उनके ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, ताकि आप बार-बार जब सुनेंगे, तो आपको वो पक्का हो जाएगा। आपके जितने भी डाउट्स हैं, वो क्लियर होते चले जाएँगे, ठीक है? तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे, आप उसको लाइक करो, शेयर करो, और यदि चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।